हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अंकित आर्यन ऑफिशियल। ये चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल से। और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अभी आ रहे हैं, अभी और आगे आएंगे भी, ठीक है। ये जो वीडियो है ये बिहार से रिलेटेड है। एक कुछ कमेंट्स आए थे जिसपे कि ये था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके वो बता दीजिए। तो अभी समय है, जो डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आज बता दे रहा हूँ। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो आप जा करके बनवा लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, लास्ट तक वीडियो देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर करना है, और उसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं अभी सबका रिप्लाई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं सबका रिप्लाई करने की, ठीक। तो चलिए टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे इस वीडियो में। टॉपिक्स देखिएगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर अपकमिंग बिहार स्टेट एमबीबीएस काउंसलिंग। तो बिहार के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एक भी डॉक्यूमेंट अगर गलत हो या फिर कम रहेगा तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ये मेरे आंखों के सामने हुआ है, ठीक है। मेरे आंखों के सामने हुआ है। मैं मॉप अप राउंड में वहीं पे खड़ा था और मेरे सामने एक कैंडिडेट को इनएलिजिबल कर दिया गया। उनको उसको एमबीबीएस मिल रहा था। अगर वो सही ढंग से काउंसलिंग करवाती, एक लड़की का था, तो उसको एमबीबीएस मिलता, लेकिन नहीं, उसको अब बीडीएस मिला, ठीक है। उसके पीछे वाले रैंक को एमबीबीएस मिला। ये गलतियां होती हैं, तो आप लोग गलती नहीं करना है, वीडियो को देखना ढंग से, ठीक है। रूल्स क्या क्या है बिहार स्टेट काउंसलिंग का मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, क्या राउंड होगा। उसके बाद जब काउंसलिंग का चालू होगा रियल में, तब भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। जिनको पेड काउंसलिंग सर्विस लेना है, मैं सिर्फ बिहार का पेड काउंसलिंग सर्विस देता हूँ, मैं ऑल इंडिया कोटा का सर्विस नहीं देता। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग जो एमसीसी काउंसलिंग करवाती है, उसमें मुझे नहीं लगता कि मेरी अगर एक गलती से आपका कोई एक लॉस हो गया, एक सीट का लॉस हो गया, तो फिर वो बहुत बड़ा दुख होगा, ठीक है। इसलिए मैं हाथ ही नहीं डालता ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। तो जिनको बिहार स्टेट का काउंसलिंग करवाना है, मैं उसमें गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे से कभी बिहार स्टेट में गलती हो ही नहीं सकती। उस पर मुझसे लिखवा लो, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, ठीक है। बिहार स्टेट काउंसलिंग को मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, ठीक है। तो रूल्स मैं अभी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, फिर उसके बाद लास्ट ईयर कट ऑफ और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है गवर्नमेंट एमबीबीएस का, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। बिहार से रिलेटेड जो वीडियो था मेरा उसमें बताया है, और इस बार भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। और फिर सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इन डिफरेंट कॉलेजेस, और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में आने के बाद किस कैटेगरी को फ़ायदा होगा ज़्यादा, किस कैटेगरी में फ़ायदा नहीं है। एक कैटेगरी ऐसा भी है जिसमें कोई भी पूर्णिया मेडिकल कॉलेज आया या गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को लाइक करना है, ठीक है, जो बाकी मैंने बता दिया था। चलो अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स का वो आप देख लीजिएगा। बिहार स्टेट एमबीबीएस काउंसलिंग, ये मैंने 2022 का प्रोस्पेक्टस से ही उठाया, ठीक है। तो देखिए, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड ऑफ +2 आईएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो अगर मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्क्स और ये 10th का मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो, इन सभी चीज़ में अगर जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, अगर उसमें से आपका जैसे किसी के पास सीएलसी नहीं होता, तो अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट या दो डॉक्यूमेंट अगर कम हो रहा हो तो आपका काउंसलिंग नहीं रुकेगा, ठीक है। काउंसलिंग आपका नहीं रुकेगा। कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका ये 4th नंबर वाला। 4th नंबर में आप देखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो कि परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत है, ये सब होना ही चाहिए। इसमें आपका कोई बीसीसी आपको कोई भी छूट नहीं देगा। हाँ, इन सभी में ये जो ऊपर वाला ये जो है, इसमें इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो, सीएलसी ना हो, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कम हो रहा हो, या फिर 10th का एडमिट कार्ड ना हो, और एडमिशन होने वाला, तो उससे आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। वो आपका एडमिशन कर लेंगे और उसके बाद आपको कुछ टाइम देंगे कि हाँ भाई इतने दिन में आपको वो डॉक्यूमेंट ला करके सबमिट कर देना है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन है, ये कास्ट एंड रेसिडेंस सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक इनकम सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी उतना ज़रूरी नहीं पड़ता, ठीक है। कास्ट, परमानेंट रेसिडेंशियल और एक इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 जो है, कास्ट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, अभी आपको बनाना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये इसलिए अलग से लिखा गया है क्योंकि ये कभी कभी बना हुआ होता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट किस किस कैटेगरी में, जनरल, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, अगर इन 3 कैटेगरी में, और एक आरसीजी, अगर इन आरसीजी में जो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, तो अगर ये 3 कैटेगरी में से हैं आप, ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट एक साल का ही वैलिड होता है। मतलब
जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा उससे 1 साल पुराना अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आपका वो वैलिड होगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका कोई टाइम नहीं दिया जाएगा इसमें। इनकम सर्टिफिकेट बनाने का कोई भी वक्त नहीं दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी अप्लाई कर देना, वो भी मैं बताऊँगा कि कैसे अप्लाई करना, कहाँ से अप्लाई करना, ठीक है? ठीक, अब देखिए और क्या-क्या था। यहाँ देखिए इनकम सर्टिफिकेट है, फिर उसके बाद 7 नंबर पे एडमिट कार्ड है जो कि नीट यूजी का है, ठीक है? वो आपके पास होगा। वैसे आप बोलोगे कि भाई सर एडमिट कार्ड तो मेरा जमा हो गया था एग्जाम में, तो आपके पास उसका पीडीएफ होगा, वो आपको प्रिंट करवा लेना, नहीं तो अभी भी डाउनलोड कर लो, वो लिंक हट जाता है, ठीक है? बाद में एडमिट कार्ड नहीं मिल पाता तो बहुत भटकोगे, इसके कारण से अभी ही डाउनलोड करके रख लो, उसका जब जरूरत पड़ेगा प्रिंट करवा लेना। फोटोग्राफ्स, जो फोटो आपका लगा था नीट में जो आप डाले थे उसका 4 फोटोग्राफ्स चाहिए, और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबल कोटा। अब डिसेबल कोटा में अगर आप आते हो तो वो फिक्स जगह है, बिहार स्टेट बीसीसी उसको फिक्स कर रखी है कि आपको कहाँ से बनवाना है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी बनवा करके कोई लोकल डॉक्टर से बनवा लोगे तो इससे वो नहीं होता। आपको कहाँ से बनवाना है वो बीसीसी ने फिक्स कर दिया है। फिर आधार कार्ड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के तौर पे यूज़ किया हो जाएगा, और फिर उसके बाद हार्ड कॉपी, ये सब ये जो हार्ड कॉपी है और ये जो भी हार्ड कॉपी आएगा जब आप फॉर्म भर दोगे बीसीसी का, यूजी एमएससी करके एक फॉर्म आएगा 2023 का, वो आप भर दोगे तब आपका ये पार्ट ए पार्ट बी आपका आएगा, ठीक है? तो इतना सारा है डॉक्यूमेंट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको पेड सर्विस लेना हो तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बिहार से रिगार्डिंग डालूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पेड सर्विस वाला फैसिलिटी चालू कर दूँ। अभी मैं इसलिए नहीं चालू कर रहा हूँ क्योंकि अभी पैनिक क्रिएट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी लोग पेड सर्विस ला करके मतलब कि पेड सर्विस दे रहे हैं, अभी से ही ज्वाइन करवा रहे हैं, तो अभी से मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बिहार स्टेट का सिर्फ करवाना चाह रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा का मैं करवाऊंगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट चालू करूँगा। और अभी से ही अगर मैं आपका पेड सर्विस में ले लूँगा तो अभी से ही आप बहुत कॉल करोगे, इससे बढ़िया है कि मैं आपको बाद में असिस्ट करूँ, पर फुल असिस्ट करूँ, एक भी गलती नहीं होने दूंगा। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट या परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट और एक इनकम सर्टिफिकेट में ये एक चीज़ यहाँ पे और लिखा हुआ है, क्या है? इशूड बाई, ये रुक जाइए एक सेकंड, पेन चालू कर दीजिए। इशूड बाई सीओ एंड काउंटर साइंड बाई एसडीओ या फिर डीएम ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है? फिर एक यहाँ पर भी इशूड बाई सीओ एंड काउंटर साइंड बाई एसडीओ या फिर डीएम ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। ये सीओ मतलब क्या होता है? सीओ जो होगा ये सर्टिफिकेट होता है आपका रेवेन्यू ऑफिसर का, मतलब कि ब्लॉक लेवल का, ठीक है? ये हमारा हो गया ब्लॉक लेवल का। जब ब्लॉक लेवल का आप सबसे पहला इनिशियल स्टेज होता है बनवाने का, वो ब्लॉक लेवल का होता है। फिर उसके बाद जब ब्लॉक लेवल का बन करके सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसको एसडीएम लेवल पे अप्लाई करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एसडीएम लेवल पे, एसडीओ लेवल पे अगर बना हुआ नहीं है तो आपका एडमिशन रुक जाएगा, नहीं। अगर सीओ लेवल पे भी बना हुआ है तो सीओ भी एक संवैधानिक पद है बिहार में, ठीक है? वो भी एक ऑफिशियल पद है, उनका भी साइन है, तो वहाँ से भी आपका काम हो जाता है। आपका ज़रूरी नहीं है कि आप एसडीएम का साइन करवाए हो, लेकिन अगर आप सेफ्टी के लिए करवा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा लगता नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि कास्ट, रेसिडेंस और इनकम तीनों बनवा लो, लेकिन अगर आपके पास कास्ट और रेसिडेंस बना हुआ है पहले से तो आप नहीं भी बनवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बनवाने का कैसे है वो मैं अभी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर डॉक्यूमेंट्स। अब जब आप क्या करना है, गूगल पे जा करके टाइप करो आरटीपीएस, क्या टाइप करना है? ये आरटीपीएस टाइप करोगे तो आरटीपीएस करके एक लिंक आएगा, उसको आप क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पे ले जाया जाएगा, ठीक है? ये हिंदी में भी वेबसाइट खुल सकता है, इंग्लिश में भी खुल सकता है, दोनों मोड में रहता है। अब यहाँ पे देखिएगा कहाँ आपको क्या करना है। हिंदी में रहेगा तो क्या लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में रहेगा तो क्या लिखा रहेगा। ये हमारा है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको साइड में रहेगा, यहाँ पे हिंदी में लिखा रहेगा सामान्य प्रशासनिक विभाग, ऐसे करके प्रशासन विभाग करके होगा, ठीक है? प्रशासन विभाग ये करके हिंदी में लिखा होगा, ठीक है? ये हिंदी में रहेगा, इस पे क्लिक करना है, ठीक है? ये जो प्लस वाला साइन है उस पे जब जैसे ही आप टच करोगे तो एक चीज़ और खुलेगा, क्या खुलेगा वो भी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ नीचे आइए, ये देखिए इस तरीके से खुलेगा। जैसे ही ये देखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मैंने क्लिक किया, इशुएंस ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पे आप जब क्लिक करोगे, यहाँ देखिए यहाँ ऊपर में ये है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आएगा रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल अब देखिए एक यहाँ पर भी है ओबीसी एनसीएल। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करवाना है और अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपका ओबीसी बनेगा केंद्र सरकार के परियोजनार्थ, वहाँ पे लिखा हुआ होगा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इंग्लिश में अगर वेबसाइट खोलेगा तो ओबीसी एनसीएल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ये लिखा हुआ रहेगा।
और अगर आपको बिहार में काउंसलिंग करवाना है तो ओबीसी एनसीएल आपको बनवाना है स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार के परिजनार्थ, वहाँ पे हिंदी में वेबसाइट में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। वो कहाँ लिखा हुआ रहेगा, वो भी यहीं पे लिखा हुआ रहेगा। जब आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्ट करोगे, यहाँ पे खोलोगे, तो वहाँ पे आपका 3-4 आ जाएगा। एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट आएगा, दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट आएगा, तीसरा इनकम सर्टिफिकेट आएगा। उन पे किसी पे भी क्लिक करोगे, और फिर एक चौथा आएगा आपका ओबीसी एनसीएल, पांचवा आएगा ईडब्ल्यूएस, और छठा आएगा ओबीसी एनसीएल फ्रॉम, एक ओबीसी एनसीएल आ जाएगा आपका स्टेट के लिए और दूसरा आ जाएगा सेंट्रल के लिए, ठीक है। तो आपको अगर सेंट्रल में काउंसलिंग करवाना है, ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवाना है, तो उसमें आपको सेंट्रल वाला बना होना चाहिए। सेंट्रल वाले में टाइम लगता है थोड़ा बनाने में, ठीक है। कोई भी ओबीसी एनसीएल चाहे स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये लगभग 7 से 10 दिन में आपको बन करके आ जाता है। वो आपके मेल पे डायरेक्ट आ जाएगा, आपको ब्लॉक नहीं जाना है, ठीक है। अगर वेबसाइट बहुत क्रैश चल रहा है अभी, जैसे कि वेबसाइट का हालत खराब है, क्योंकि बिहार का बीपीएससी का टीचर वैकेंसी भी है, तो उसके कारण लोग बनवा रहे हैं अपना सर्टिफिकेट, इसलिए वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो आपको रात में ट्राई करना है, रात में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। रात में आपका अप्लाई हो जाएगा, और नहीं तो आप कोई भी लोकल कैफे वाले से भी करवा सकते हो, या फिर आप ब्लॉक जा करके भी करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर देना, ठीक। अब कैसे कैसे क्या करना है जो मैं बता दिया कि आपको देखिए, सबसे पहले यहाँ जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे आप डिपार्टमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको आएगा रेसिडेंस सर्टिफिकेट, फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे ये ब्लॉक लेवल, ठीक है। ये ब्लॉक लेवल आएगा, सब डिवीजन लेवल आएगा, और एक नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आपको सबसे पहला स्टेप होगा ब्लॉक लेवल पर बनवाने का, ठीक है। पहला यहाँ पे आएगा। जब ब्लॉक लेवल से बन करके आ जाएगा 7 दिन बाद, तो फिर आप सब डिवीजन लेवल पे क्लिक करोगे, और जब सब डिवीजन लेवल पे आप जब क्लिक करोगे तो उसमें सिर्फ मांगेगा कि ब्लॉक लेवल से जो सर्टिफिकेट बना है उसका सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, कोई भी डिटेल भरना नहीं होगा। ब्लॉक लेवल पे आपको डिटेल भरना होगा। तो सब डिवीजन लेवल पे जैसे ही आप सर्टिफिकेट का नंबर डालोगे, आपका सारा डिटेल खुल करके वहाँ पे खुद आ जाएगा। फिर तो बस थोड़ा सा अप्लाई करना होगा, और वो सब डिवीजन पे भी अप्लाई हो जाएगा। और सब डिवीजन में बनने में और जल्दी होता है, वो 2 से 3 दिन में बन करके तैयार होकर के आपके मेल पे आ जाएगा। बस सेफ्टी के लिए आपको सब डिवीजन तो बनवाना है, काम ब्लॉक लेवल तक भी चल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना भी नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बनवा सकते हो। अब देखिए, जो सेंट्रल में थे उनको सेंट्रल ओबीसी बनवाना है, जो बिहार में ओबीसी है वो बिहार के ओबीसी बनवाएंगे, लेकिन जो बिहार के ईबीसी है वो क्या करेंगे, तो वो भी जब आप ओबीसी यहाँ पे एक और आएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, आपको खोल करके ही दिखा देता हूँ पूरा। ये देखिए, सॉरी एक सेकेंड, मैं अगर यहाँ पर आरटीपीएस में डालता हूँ, ठीक है। आरटीपीएस, सॉरी वाईफाई बंद है, ओके। आप ऐसा कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं, अगर नहीं हुआ तो आप बताना, मैं आपको वो समझा दूंगा, ठीक है। एक सेकंड बस, हाँ। यहाँ पे हम लोग थे, तो यहाँ से आपको ब्लॉक लेवल पे बनवा देना, सब डिवीजन लेवल पे बनवा देना है, बस वहाँ तक जाना है। और मैं बता रहा था कि बिहार का ईबीसी बनवा लेना है, वो भी आपको वहीं से बनेगा जहाँ पर आपका स्टेट का ओबीसी एनसीएल बोला था। उसमें एक शपथ पत्र होता है, तो शपथ पत्र का फॉर्मेट आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ब्लॉक लेवल से जाकर के आप उसका फॉर्मेट भी खरीद सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। बेचते रहते फॉर्म, वहाँ से आपको बनवा सकते हैं, वहाँ पर भी बनवा सकते हैं, ठीक। तो ऐसा ऐसा है सर्टिफिकेट। अगर आप अब अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो आप मुझे फिर से कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं रूल्स फॉर बिहार स्टेट काउंसलिंग। यहाँ देखिएगा, तो मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। 4 राउंड्स होंगे, ठीक है। 4 राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्टे वैकेंसी। राउंड 1, राउंड 2 जो होगा वो हमेशा ऑनलाइन होगा, मॉप अप राउंड जो होगा वो ऑफलाइन होगा, स्टे वैकेंसी भी ऑफलाइन होगा। अगर सीट बचेगा तो एमबीबीएस का सीट यहाँ नहीं बचता, यहाँ डेंटल का बचता है, ठीक है। डेंटल का बचता है, बीडीएस प्राइवेट बचता है, ठीक है। एमबीबीएस भी प्राइवेट यहाँ पे फुल हो जाएगा। अब आते हैं राउंड 1, राउंड 2 विल बी ऑनलाइन। यहाँ देखिएगा, अब ये मॉप अप राउंड जो होगा वो उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका 2 बार होगा। यहाँ देखिए, अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल जाता है या सेकंड राउंड में सीट मिल जाता है कहीं पर, तो आपको एक बार में रजिस्ट्रेशन काम करके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मॉप अप में जाना है, मॉप अप में सीट लेना है, तो आपको फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसका फी आपको फिर से देना पड़ेगा। 1200 या 1400 रुपये जो भी फी होगा वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आप जब करिएगा तो आपको एक बार सिक्योरिटी अमाउंट भी देना पड़ेगा। जनरल के लिए 10,000 और बाकी सब कैटेगरी के लिए 5,000 रुपया। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000, बाकी सब कैटेगरी के लिए 5,000 रुपया, ठीक है।
ये सिक्योरिटी देना पड़ेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा। ये जो सिक्योरिटी आप दी है वो आपका काउंसलिंग खत्म होने के 1 महीने बाद आएगा वापस, ठीक है। अगर आपका कॉलेज मिल गया तो वो फी में एडजस्ट होगा, और जो नहीं मिला तो आपको वापस आ जाएगा, काउंसलिंग का वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। मॉपअप में फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, 1400 रुपये का फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना है, ठीक है। स्टे वैकेंसी में फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ठीक। चलिए, अब ये मैंने ओवरव्यू बताया। अब देखिएगा कोई क्या क्या रूल है, ये एक बार मैं समझा देता हूँ अच्छे से ढंग से। क्या है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट मिला, आप जब अलॉटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको पूछेगा कि क्या आपको अपग्रेडेशन में जाना है, तो आप येस करोगे या नो करोगे। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है, आपको नहीं लेना है, जस्ट बस वहाँ पे आप जाइए मत। ऑफलाइन वेरीफाई, ऑफलाइन वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपको जाना ही नहीं है। अगर आप वहाँ पे नहीं जाते हैं तो वो फ्री एग्जिट राउंड माना जाएगा, और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म नहीं होगा। सेकेंड राउंड में फिर से आपको सेकेंड राउंड में फेस रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन फ्रेश आपका चॉइस भरने के लिए आपको दिया जाएगा मौका। आप चॉइस भर देना फिर से, और फिर से आप सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल जाएगा। सेकेंड राउंड में जो आपको सीट मिला वो आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। लीजिएगा तो आप जाइएगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही हो गया सेकेंड राउंड में, आपने ले लिया सीट, आपका काउंसलिंग वहीं खत्म हो गया। आप ऑल इंडिया राउंड से भी बाहर हो जाएंगे, आप सेकेंड ये बिहार के स्टेट राउंड से भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको राउंड 2 में भी सीट नहीं मिलता, या फिर मिलता है आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो खत्म हो जाएगा, अगर आप वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो, ठीक है। लेकिन आप मॉपअप के लिए एलिजिबल रहोगे। लेकिन जैसे ही आपने राउंड 2 में वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया और आपने सीट ले लिया, आप मॉपअप से बाहर हो जाओगे। मॉपअप तो छोड़ो, स्टेट का मॉपअप तो छोड़ो, आप ऑल इंडिया के मॉपअप में भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो यही आपका सारा डॉक्यूमेंट अभी है। मैं ओवरव्यू दे दिया, आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से बताऊंगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो, ठीक है। अगर और ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो तो मैं बता दिया, आपको पेड सर्विस लेना होगा, उसका ज़्यादा चार्ज नहीं है, 1500 रुपये मैं चार्ज रख रहा हूँ इस बार, ठीक है। अब देखिएगा सीट जो देखिएगा, ये आपको मैंने सीट का कटिंग दे दिया कि कितने कितने सीट्स बिहार में हैं। स्टेट कोटा के तहत जो सीट्स हैं वो देखिए यहाँ पर 1151 सीट है टोटल। 1151 में 30 जो है वो हटा दीजिए, वो आपका डेंटल कॉलेज का है, बीडीएस का, पटना डेंटल कॉलेज में। इसमें बीडीएस में इस बार रहुई डेंटल कॉलेज रहुई डेंटल कॉलेज जो कि हमारा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, उसका भी सीट जुड़ेगा 100 सीट के साथ, वो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 1151 सीट है, जिसमें कि 30 सीट डेंटल का है, बाकी सारे जो है वो स्टेट्स कोटा में इतने जाएंगे। बाकी ये जो हमारा ऑल इंडिया कोटा का है, ये ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का 50 सीट्स यहाँ आते हैं, 35 सीट ईएसआई कोटा में जाता है, 15 सीट ऑल इंडिया कोटा में जाता है, ठीक है। ईएसआई कोटा में 35 सीट जाएगा, 15 ये ईएसआई, ये 35 सीट्स आपके लिए नहीं है, ये 35 सीट्स उनके लिए है जो ईएसआई कार्ड के होल्डर हैं, ठीक है। वो एक अलग कोटा है, इसके लिए भी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हो जाकर के, ठीक। ये 50 सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो, ईएसआई कॉलेज में आप 50 सीट्स के लिए एलिजिबल हो। ईएसआई कॉलेज में एक बात और ध्यान रखना है कि आपको बॉन्ड मिलता है, बॉन्ड 1 साल का वर्किंग बॉन्ड होता है, ठीक है। और बॉन्ड कहाँ पे होता है, वो वेटनरी कॉलेज में होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। वेटनरी कॉलेज में आप कॉलेज छोड़ने पे आपको 3 लाख रुपए का, अगर बीच में आप कॉलेज छोड़ते हो तो 3 लाख रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वेटनरी कॉलेज में 2 तरह का सीट होता है, एक सेल्फ फाइनेंस सीट होता है, एक गवर्नमेंट सीट होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। फाइनेंस सीट का फी होता है लगभग 7 लाख रुपये होता है, ठीक है। तो उसका वीडियो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब काउंसलिंग का स्टार्ट होगा तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं छोटा जल्दी निकाल रहा हूँ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए कैटेगरी वाइज में सीट आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं। यहाँ मैं अपने आप आइकन इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। ये देखिए कैटेगरी वाइज में आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज में एमबीबीएस का सीट यहाँ पे देखिए, यूआर में 448, ईडब्ल्यूएस में 112, एससी में 179, एसटी में केवल 11 सीट है, ठीक है। ईबीसी में 202 सीट, ओबीसी में 135 सीट, आरसीजी में 34 सीट, टोटल जो हमारा 1121 सीट है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डिसेबल कोटा का ये जो 56 सीट है ये अलग से नहीं है, ये मत समझिएगा कि ये 1121 अलग है और ये 56 अलग है, नहीं भाई, ये जो 56 सीट है डिसेबल कोटा का जो रिजर्वेशन मिलता है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन पॉलिसी 2 तरह का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन पॉलिसी। ये मैंने बताया अपने चैनल के सबसे पहला वीडियो में, गर्ल्स कोटा का वीडियो में, ठीक है। गर्ल्स कोटा 33% का गर्ल्स कोटा जो काउंसलिंग का आया था रूल, उसमें मैंने उसके बारे में समझा दिया था, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। आप बस इतना समझ लो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या होता है कि ये जो 56 सीट हैं वो इन्हीं में से निकाले जाएंगे, इनमें इंक्लूडेड है। पहले समझ लीजिए कि ये 1121 सीट हैं, अगर आप डिसेबल कोटा में नहीं हैं
अगर आप डिसेबल कोटा में नहीं हैं तो आपके पास टोटल सीट है 1121 माइनस 56। ये आप जो सबट्रैक्ट कर लेना, जितने सीट आएंगे वही आपका, उसी पे आप लोग जा सकते हो। ये 56 सीट पे डिसेबल कोटा में ही जाएंगे और कोई दूसरा नहीं जा सकते। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का जो सीट बढ़ रहे हैं 100 सीट। मैं वीडियो देख लेता हूँ कितना लंबा हो रहा है। अच्छा खासा लंबा हो चुका है। ठीक है, मैं जल्दी कवर करने का जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ देखिएगा पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में जो है वो 100 सीट्स हैं, ये आपको भी पता होगा। लेकिन इसमें देखिएगा यहाँ 100 सीट्स हैं। ठीक, इसमें से 15 सीट चल गया ऑल इंडिया कोटा में, 15 सीट ऑल इंडिया कोटा में। अब रिस्पेक्टिव जो भी कैटेगरी है उनके हिसाब से कितने सीट्स आएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे एससी में 14 सीट पूर्णिया में आएगा, एसटी में कोई भी सीट नहीं आएगा। यही एक कैटेगरी है जिसको पूर्णिया खुलने या ना खुलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, एसटी में एक भी सीट नहीं आने वाला है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए एसटी का रिजर्वेशन जो था वो 1% होता है। इसके कारण से यहाँ देखिए मधेपुरा, मधेपुरा को आप देख सकते हो, मधेपुरा JKTMCH मधेपुरा, ये भी 100 सीट्स के साथ है। लेकिन यहाँ देखिएगा एसटी में कोई सीट नहीं है। एसटी में 1% रिजर्वेशन होता है। 1% रिजर्वेशन 85 सीट पे होता है, क्योंकि 15 सीट तो चला गया ऑल इंडिया में। तब अगर 85 का 1% लेंगे तो आप होगा यहाँ पे 0.85, जो कि एक भी सीट नहीं होता। हो सकता है अगर एक सीट दिया गया, एक सीट अगर दिया गया तो वो आरसीजी में से निकल जाएगा। ठीक है, वो किसी भी एक कैटेगरी में से कम हो जाएगा। ठीक है, तो एसटी में अभी तक तो मुझे जो लगता है जो एक भी सीट नहीं आएगा। ईबीसी में 15 सीट आएगा, और आपका यहाँ देखिएगा ओबीसी में 10 सीट आ सकता है, आरसीजी में 3 सीट, ओईडब्ल्यूएस में 9 सीट और यूआर में 34 सीट हो गया। इतना यही सीट का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है पूर्णिया का। लेकिन इसमें पीडब्ल्यूडी जो है वो 4 सीट पहले से है, तो 4 सीट यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से निकलेंगे। 4 सीट पहले से ही निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है ये पीडब्ल्यूडी का मिलता है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलना है, तो ये देख लीजिए बिहार स्टेट के लिए आप यहाँ से करवा सकते हो, लेकिन आप वहाँ से भी बनवा सकते हो पीडब्ल्यूडी जो आपको ऑल इंडिया में दिया गया। ऑल इंडिया में दिया गया है कहाँ से, जो आपको एमसीसी में दिया गया है। आप प्रोस्पेक्टस बिहार का भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल VMMC सफदरगंज जो कि दिल्ली में है, वहाँ से भी आप बनवा सकते हो। ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। ठीक, अगर बिहार में है तो इतने जगह से बनवा सकते हो। आप किस तरह का डिसेबिलिटी में आते हो इस पर आपको ध्यान देना। अगर आप विजुअल इम्पेयरमेंट में है तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक में आप कहीं भी बनवा सकते हो। लोकोमोटरी में है तो यहाँ, यहाँ और यहाँ बनवा सकते हो। लेकिन अगर हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटी आपके पास है तो आप सिर्फ और सिर्फ IJMS में बनवा सकते हो, और कहीं का भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। अगर आप लोकल डॉक्टर से कहीं से बनवा के आ जाते हो, आपको नहीं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी आपको माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था ये मैंने पिछले वीडियो में भी डाला है, अभी इस बार में भी डाला है। आप देख सकते हैं ये मॉप अप राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, मॉप अप राउंड का मैं एक बार पॉज कर देता हूँ, आप देख लो, मैं रोक देता हूँ वीडियो को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मॉप अप राउंड का था, आप फिर से ये सब देख लीजिए, प्राइवेट का है। अब आते हैं एक्सपेक्टेड क्या है इस बार का। जो मेरा पिछले वीडियो में था मैं इस बार भी वही रख रहा हूँ। अभी तक कोई भी सुधार मुझे नहीं देखने को मिला है। 615 से 620 अगर आपका है तो जनरल में आपको सीट मिलेगा बिहार में। ईबीसी में अगर आप हैं तो 608 से ऊपर ही होना चाहिए। अब ऊपर कितना हो सकता है मुझे नहीं पता, 608 से 613 के बीच में कट ऑफ जा सकता हो सकता है इससे 1-2 नंबर नीचे हो अगर ईबीसी का पहले वाला ट्रेंड चालू हो तो, क्योंकि लास्ट ईयर से ट्रेंड उलट गया था। लास्ट ईयर से ओबीसी से भी ज़्यादा कट ऑफ ईबीसी का गया है, जो कि ऐसा नहीं होता था। पहले ओबीसी से 5-6 नंबर नीचे होता था ईबीसी का कट ऑफ। मतलब अगर 608 ओबीसी का आ रहा है तो अगर 608 ओबीसी का आ रहा है तो आपका ईबीसी का कट ऑफ लगभग 602 के आसपास होना चाहिए था। लेकिन ये लास्ट ईयर से ट्रेंड उलट गया, तो हो सकता, मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ये 608 से 613 के बीच में आपका मार्क सेफ हो सकता है। ठीक है, बाकी ओबीसी 608 से 613 रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 607 से 613 रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, 613 से ऊपर नहीं जाएगा, ये बात आप फिक्स रखो। एससी में आपको 475 से 485 आ सकता है, एसटी में 450 से 480, उसके ऊपर भी जा सकता है, 500 के प्लस भी जा सकता है। ठीक है, अगर 50% गवर्नमेंट कोटा लगता है तो आपका मार्क्स 10 से 15 नंबर से आपका कट ऑफ कम हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15 नंबर से कट ऑफ कम हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉलेज वर्सेस स्टेट कोटा, जो कॉलेज वर्सेस जो AIR होगा, जैसे आप पूछते हो कि सर मुझे इतना मेरा रैंक है, आप क्या मुझे ये PMCH या NMCH मिल जाता है, मिल सकता है क्या, तो वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूंगा इसी बारे में लाने के लिए। हर एक कॉलेज का क्या AIR संभावित AIR रह सकता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, पसंद करना हुआ तो लाइक करना है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स को, डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है,
चलिए, पेड काउंसलिंग सर्विस जो है वो मैं बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। और उसका चार्ज मैं बता दे रहा हूँ, 1500 रुपया रहेगा, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा खासा लंबा हो चुका है, तो चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।